हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 10 कर रहे हैं। आज वैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इन दिनों हमारा टॉपिक लेंस का चल रहा था। इसका 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, आज ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। क्लास 10th में साइंस के फिजिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर यही था। इसमें 3-4 चैप्टर उठाकर एक चैप्टर कर दिए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए ये अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर था जो कि अब समाप्त होने वाला है। बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद में हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। बस आज ये वीडियो के साथ में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है। उसके बाद में हम आप लोग के लिए 50 से 60 न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे न्यूमेरिकल का एन भी नहीं जानते उनको भी मैं न्यूमेरिकल किस तरह किया जाता है सिखा कर तब मानूंगा। बस केवल आप वो वाली सीरीज़ अच्छी तरीके से देखना, एक भी वीडियो मिस मत करना। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पहला नंबर। ये देखिए कि हमारा ये लेंस का फार्मूला होता है। हमारे सिलेबस में फार्मूले का ड्राइव करना नहीं है, ठीक, केवल हमें फार्मूला पे क्वेश्चन करना रहेगा। इसकी उत्पत्ति जो है प्रूव हम लोग को नहीं करना है। आगे आप लोग क्लास 12th में जब जाएंगे वहाँ पर आप लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो केवल आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये लेंस कौन सा दिख रहा है आपको? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। देखिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हम लोग डेरिवेशन भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो पढ़ने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोग का एक भी न्यूमेरिकल लेंस से अगर फंस जाए तो बताना। बस केवल आप वीडियो देख लो पहले। ये लेंस है हमारा उत्तल, ठीक। ये पता है आपको, ये हमारा C1 होता है, ये F1 ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। F2 C2 वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, सब तो पता ही है आपको, आप पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। तो देखिए हमारी वस्तु जो है यहाँ कहीं अनंत और C1 वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। तो पहली किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई और उसके बाद में लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली गई, ठीक। क्योंकि लेंस में प्रतिबिंब बनाने का जो नियम हम लोगों ने 3 नियम पढ़ा था, वो यही तो था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात F2 से जाती है, और यदि F1 से जा रही है किरण तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो सीधी निकल जाएगी, विचलित नहीं होगी अपने मार्ग से, ठीक। वो सब तो पता है आपको। बस अब देखिए कि दूसरी किरण हमारी F1 से जा रही है, ये यहाँ पर कट रही है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर कहीं बन रहा है। अब देखिए वस्तु हमारी यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर, और प्रकाशिक केंद्र है हमारा ये। देखिए हमेशा वस्तु को हम प्रकाशिक केंद्र के बाएं साइड में रखेंगे, ठीक। और उसके बाद में ये देखिए प्रकाशिक केंद्र है, और कोई भी अगर दूरी होगी तो हम कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। कोई भी दूरी प्रकाशिक केंद्र से हम देखेंगे। प्रकाशिक केंद्र के बाएं साइड की सभी दूरियां माइनस में होंगी और दाएं साइड की किस में होंगी? प्लस में। ऊपर की प्लस, नीचे की माइनस, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ आपको, पहले भी बताया था। फिर देखिए अब ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी ये हमारी हुई u। इसे हम वस्तु की दूरी को u से हम प्रदर्शित करते हैं, और u माइनस में किया हम लोगों ने क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के बाएं साइड की सभी दूरियां क्या रहेंगी? माइनस रहेंगी। उसके बाद में देखिए प्रकाशिक केंद्र से फिर क्या, ये हमारी जो ये द्वितीय फोकस है ना, तो फोकस दूरी हमारी यहाँ से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, तो F प्लस में लिया क्योंकि इधर की सभी दूरियां क्या रहेंगी? प्लस में रहेंगी। तो ये हमारा फोकस दूरी प्लस में है, और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी V, और V हम लोगों ने प्लस में लिया क्योंकि इधर की सभी दूरियां प्लस में होंगी। इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई? अब देखिए
तो यहाँ से फॉर्मूला हमें मिलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी तरीके से हम लोगों ने मिरर का जो फॉर्मूला पढ़ा था दर्पण का, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b, बस यहाँ पर प्लस था और लेंस में माइनस हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो u जो होता है वो क्या है, वस्तु की दूरी। u क्या होती है हमारी, वस्तु की दूरी होती है, और v प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल f से। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट इसमें होता है चिन्ह का। बच्चों को कैलकुलेशन भी आती है बट वो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें क्या प्लस रखना है कब माइनस रखना है, इसी में न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो देखिए आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। बस देखिए बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि जो वस्तु की दूरी रहेगी, लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो लेंस हमारे केवल दो होते हैं, उत्तल और अवतल। तो अगर वस्तु की बात होगी तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी दोनों लेंसों में हमेशा माइनस में ली जाएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, u इज इक्वल्स टू माइनस हमेशा, मतलब कोई भी लेंस हो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेंगे हम न्यूमेरिकल करते समय। फिर देखिए आती है बात फिर प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से। किससे लिखते हैं, v से। और प्रतिबिंब हमारा दो तरीके का बनता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर जो वास्तव में मिलती है, जब किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी हम लेंगे वो प्लस में लेंगे, पॉजिटिव रहेगी, ठीक। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि इधर की दूरी सभी क्या होती, प्लस में, और वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही कहीं बनेगा तो वैसे भी इधर की कुछ भी दूरी लो सब प्लस में ही रहेगी। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो वो प्लस में, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर बात आएगी हमारी फोकस दूरी की, फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से, ठीक। और फोकस दूरी देखिए इसमें भी दो लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अगर उत्तल लेंस की बात होगी तो उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी हमारी प्लस में होगी और अवतल लेंस में फोकस दूरी हमारी माइनस में होगी। बस अगर इतना आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल में गलती आपसे बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए। इसका फ़ायदा आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मिलेगा। हाँ, तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा लेंस का, तो इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। वैसे न्यूमेरिकल तो आपको मैं बहुत करवाने वाला हूँ, करीब 50 से 60 न्यूमेरिकल की सीरीज़ हमारी आने वाली है। बस केवल अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है तो जस्ट अगर उसके बाद एक उस पर न्यूमेरिकल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको ऊपर स्लाइड पे दिख रहा होगा, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मीन्स स्मॉल f जो है वो 20 सेंटीमीटर है और लेंस हमारा कौन सा है, अवतल। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी मैंने अभी कुछ ही समय पहले बताई है, क्या होती है, माइनस में होती है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कितने दूरी पर, 15 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है हमें अवतल लेंस से, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। मीन्स ये मान लीजिए हमारा प्रकाशिक केंद्र है। और पहले आप क्वेश्चन समझिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रश्न में फिर सबसे बड़ा चीज़ है प्रश्न समझना। उसके बाद में अगर आ गया तो कर तो आप खुद ही लोगे। एक अवतल लेंस मान लीजिए हमारा ये है, तो उत्तल मान लीजिए हमारा अवतल लेंस है।
कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ये जो है ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ये जो प्रतिबिंब है यहाँ प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की स्थिति, तो वस्तु हमारी कहाँ है ये हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग करते हैं, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर मीन्स ये जो हमारा स्मॉल f है वो -20 सेंटीमीटर दिया है, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी -15 सेंटीमीटर ये भी दे रखा है। हमें u फाइंड करना है, u ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने कुछ ही समय पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है देखिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा है लेंस का फॉर्मूला। अब देखिए सबकी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सब मान उठाकर रख दो आप इस फॉर्मूले में। 1, अब f कितना है -20 इक्वल्स टू v है कितना -15, 1/-15 और माइनस u हमें ज्ञात करना है। ठीक, जो ज्ञात करना हो उसको आप एक तरफ कर लो और सारी वैल्यू को एक तरफ कर दो। तो ये हमारा 1/u जो है ये हमें ज्ञात करना है, और ये है किसमें माइनस में, तो आप इसको ये बराबर के इधर लाएंगे तब ये प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता। तो ये होगा जाएगा हमारा 1/u इज इक्वल्स टू 1/15, ये पहले से ही रहेगा, ये तो अपने जगह पर रहेगा, केवल हम इतने को ले जा रहे हैं, -1/u को इधर ला रहे हैं, तो चिन्ह गायब हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर जाने पर चिन्ह परिवर्तित होता है। और इसको जो 1/-20 दिख रहा है आपको, इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसका भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में दिख रहा है प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा +1/20। बस अब 15 और 20 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम अगर दो अंकों का एलसीएम निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए आप, इसमें 15 और 20 में बड़ी कौन सी है 20। अब देखिए 20 जो है वो क्या छोटी वाली संख्या से कट रही है, नहीं कट रही है, 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये है तब इसका 2 बार पहाड़ा पढ़िए, तो 20 दूना 40। अब देखिए कट रहा है 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, नहीं कट रहा है, तो 3 बार करिए। जो बड़ी वाली संख्या है उसका हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो छोटी वाली संख्या है उससे हम काटने की कोशिश करेंगे, जो इससे कट जाएगा बस तुरंत उसका एलसीएम हो जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक एलसीएम की। और वैसे अगर आप करें तो ये विधि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। और ये है अगर ये बार बार करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। न्यूमेरिकल शॉर्टकट में हमें करना है एलसीएम, तुरंत देखो तुरंत। अभी हम जब न्यूमेरिकल की सीरीज करेंगे उससे पहले मैं एक वीडियो आप लोग को दूंगा केवल कैलकुलेशन के बारे में और फार्मूले वगैरह, तो उसके बाद में बहुत इजी हो जाएगा आपको एलसीएम, एकदम देखोगे तुरंत एलसीएम बता दोगे। तो अब देखिए 20 तियाँ 60 होता है और 15 चौके 60, 60 कट रहा है ना, तो इसका मतलब 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए 15 चौके 60, 4 बार जा रहा है तो 4, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप, और 20 तियाँ 60 प्लस है तो प्लस लगाइए, 20 तियाँ 60 3 बार तो 3 लिख दिया। फिर देखिए 1/u इज इक्वल्स टू, अब 4 प्लस है माइनस में है और 3 प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, और चिन्ह जो बड़ा होता है उसका लगता है। तो बड़ा 4 है तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, और 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और बटे में नीचे 60।
इतना हो गया, बस अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं कहानी। आगे देखिए, अब u का इधर करेंगे मल्टीप्लाई और 60 का इधर, तो ये हो जाएगा -u इज इक्वल्स टू, इसको आप यहाँ कर दीजिए, -u का इधर करेंगे -u और 60 का इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 और u, ये चिन्ह इधर आ जाएगा -60, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग समझ गए ये क्वेश्चन। अब देखिए, अगर बोर्ड पेपर में आए तो आप लोग एक लाइन बढ़िया नीचे सुंदर से ऐसे लिख देना कि अतः वस्तु की दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर ज़रूर लिखना, वरना नंबर भाई कट सकता है, कट नहीं सकता, कट जाएगा, ठीक। अतः ये माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो वस्तु की स्थिति बता रही है कि वस्तु हमारी किधर है। समझ में आया? अब देखिए, और ये जो दूरी कोई भी ऋणात्मक में कभी नहीं होती, तो दूरी हमारी 60 सेंटीमीटर, वस्तु से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की, ठीक। देखिए, हम लोगों ने दर्पण वाले टॉपिक में पढ़ा था दर्पण द्वारा आवर्धन, ठीक, मैग्निफिकेशन बाई मिरर। और अब हम बात करते हैं किसके, लेंस के आवर्धन के, मैग्निफिकेशन बाई लेंस, ठीक। देखिए, रेखीय आवर्धन, इसमें क्या होता है, लेंस में क्या सिस्टम है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए, आवर्धन क्या है, ये वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को बताता है। जैसे हमारा ये वस्तु है, कोई मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक। तो आवर्धन की अगर बात करें, इस वस्तु के द्वारा हम आवर्धन को देखिए किस तरह जोड़ रहे हैं कि ये इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, तो इस वस्तु की लंबाई और इस प्रतिबिंब की लंबाई, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे, इसकी लंबाई और इस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, उसी को हम एक बढ़िया सुंदर सा क्या नाम देते हैं, आवर्धन नाम देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? अब देखिए, फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फार्मूले के सहायता से किस तरह आपको समझाएं। देखिए, जैसे होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन स्मॉल f इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से समझना, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पहले, प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, लेंथ ऑफ इमेज। और फिर उस वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और बात करें अगर अर्थात m इज इक्वल्स टू I/O, ये होता है फॉर्मूला हमारा मैग्निफिकेशन आवर्धन का। m इज इक्वल्स टू I/O, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में वस्तु की लंबाई, ठीक। तो ये आवर्धन जो होता है वो किसी वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बताता है। समझ में आ गया? देखिए, जैसे अगर दे रखा है किसी का आवर्धन
100। और एक बात और ध्यान दीजिए, आवर्धन जो होता है ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता। तो आवर्धन अगर दे रखा है किसी वस्तु का, बोले आवर्धन 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 बराबर ये प्रतिबिंब की लंबाई और अपान में वस्तु की लंबाई। तो इसका मतलब इसका आवर्धन 100 का मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई ये 100 गुणे वस्तु, मतलब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, अगर किसी का आवर्धन 100 है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का 100 गुना बन रहा है। कितना? 100 गुना बन रहा है। अगर ऐसे दे रखा हो कि आवर्धन कितना 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब हमारा है वो उस वस्तु के 50 गुने के बराबर बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब जो है वस्तु की जो लंबाई है उस वस्तु की लंबाई का 50 गुना बड़ा बन रहा है। तो समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहें। फिर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, बहुत छोटा सा है। देखिए, ये है हमारा लेंस, यहाँ होता है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ होता है हमारा F1, यहाँ पर होता है हमारा C1, ओके। यहाँ होता है हमारा F2, यहाँ पे हमारा कहीं पे होता है C2, और वस्तु हमारी मान लीजिए कहीं यहाँ पे रखी है, एक किरण ऐसे गई, ये समांतर जा रही है तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात F2 से जाएगी उसके बाद में। और देखिए दूसरी किरण हमारी F1 से जा रही है जो कि अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, तो हमारा प्रतिबिंब ये बन रहा है। ये मान लीजिए कोई वस्तु है हमारी O डैश, और ये मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब बन रहा है I और I डैश। अब देखिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज O डैश और कौन सा त्रिभुज O डैश P। ये वाली किरण हम यहाँ से ले जाएं तो सही रहेगा। एक त्रिभुज हम ले रहे हैं O डैश P और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम I डैश P, और ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर मीन्स क्या है? सिमिलर मीन्स, सिमिलर का हिंदी क्या होता है? समरूप। समरूप, दोनों एक जैसे हों। समरूप और सर्वांशम में बहुत अंतर होता है। समरूप और समरूप त्रिभुज जो होते हैं ना, समरूप त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उनकी जो भुजाएं होती हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, और ये वाला हमारा जो कोण है इस कोण के बराबर है, और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर है। ठीक, तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज हमारा समरूप हुआ, और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम त्रिभुज O डैश P और त्रिभुज I डैश P की बात करेंगे। त्रिभुज O डैश P व त्रिभुज I डैश P में, ठीक है।
में। ये जो भुजा है, हम पहले इस कोण के सामने की बात करेंगे, जो सिंगल एक बार केवल किया ना एक लाइन, इसके सामने क्या है, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश जो है ये भुजा सिंगल, इधर भी इस वाले कोण के सामने की भुजा आई आई डैश, आई आई डैश इसके बराबर होगा, इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए किसके, ओ पी भुजा हमारी ओ पी, जो ये देखिए 3 लाइन हमने किया ऐसे ऐसे, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ओ पी क्या है, ओ पी। अब देखिए इस त्रिभुज में 3 लाइन, ये 1 2 3 इसमें मैंने किया इस वाले कोण पे ना, तो इसके सामने कौन सी भुजा हमारी, आई पी, कौन सी, आई और पी। अब देखिए ये जो हमारी वस्तु है ना, ये वस्तु की लंबाई को हम मान लेते हैं x1, कुछ समय के लिए हम इसे x1 मान लेते हैं, और जो प्रतिबिंब है इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं x2, और वो भी किसमें, -x2, क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र के नीचे की बात हो रही है, तो नीचे की दूरी जो है माइनस में होती है, ऊपर की प्लस और दाएं साइड की प्लस और बाएं साइड की माइनस, तो और ये ऊपर है तो इसलिए ये प्लस में होगा, x1 प्लस में और x2 हमारा माइनस में। तो अब देखिए ओ ओ डैश कितना है हमारा, और देखिए एक मिनट, कि ये वस्तु है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी जो होती है वो क्या होती है, u, क्या होती है, u, और u हमेशा माइनस में होता है, और प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और लेंस हमारा उत्तल है इसलिए ये प्लस में होगा, तो ये v और ये u, OP है हमारा -u और IP है हमारा I से P तक का है प्लस v। इतना समझ में आया। अब देखिए सारी वैल्यू हमें अब पुट करनी है। ओ डैश कितना है, x1, कितना, x1 अपॉन में आई डैश कितना है, -x2, माइनस में x2 इज इक्वल्स टू OP कितना, -u, माइनस में u, और अपॉन में IP कितना है, प्लस v। ठीक, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये आया कितना हमारा, x1 अपॉन में x2 इज इक्वल्स टू u अपॉन में v, और x1 मैंने किसे माना है, वस्तु की लंबाई, और x2 क्या है हमारा, प्रतिबिंब की लंबाई। लेकिन हम लोगों ने आवर्धन क्या पढ़ा है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो नीचे वाली हमारी प्रतिबिंब है, ऊपर वाली वस्तु है, तो हम इससे क्या करेंगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है हम उसे ऊपर ले जाएंगे। x2 जो है ये लंबाई, ये हमारी प्रतिबिंब है, तो इसलिए हम इसे ऊपर ले जाना अगर चाहें तो हम इसे पलट देंगे। तो अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x2 और अपॉन में x1, और ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन में u, और x2 अपॉन x1। अब देखिए x2 क्या है हमारी, ये प्रतिबिंब की लंबाई, और x1 हमारी वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और अपॉन में वस्तु की लंबाई, इसको हम क्या नाम देते हैं, आवर्धन, इसी को तो बोलते हैं ना आवर्धन। तो आवर्धन m आ गया इज इक्वल्स टू v अपॉन में u। बस यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। अब देखिए अतः क्या हमें निष्कर्ष निकला यहाँ से कि जो आवर्धन होता है वो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u हो सकता है और I अपॉन o हो सकता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पर हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं।
हाँ, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत छोटा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, क्या कहा मैंने? लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखिए लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, लेकिन जब फोकस दूरी हमारी मीटर में हो। अगर यही फोकस दूरी हमारी किसमें, सेंटीमीटर में हो, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, P इज इक्वल्स टू 100/f। ठीक, कब? जब फोकस दूरी हमारी किसमें हो, सेंटीमीटर में। और जब हमारी फोकस दूरी मीटर में होगी तो फॉर्मूला हमारा P इज इक्वल्स टू 1/f ये बनेगा। तो ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, बोर्ड पेपर में हमेशा आता रहता है, 95% उम्मीद रहती है आने की। ठीक, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और हम इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक डायोप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे टाइम में, मुझे आज भी ये क्वेश्चन याद है कि हम जब बोर्ड पेपर हमारा था हाई स्कूल का, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, 1 नंबर का दिया था ऐसे, निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए अगली बात ये कि जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक उत्तल और एक अवतल। ठीक, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है f, फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। ये हमेशा क्या रहती है? प्लस, पॉजिटिव रहती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव इसलिए हमारा जो ये लेंस की क्षमता है ये भी क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव हो जाएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? निगेटिव होती है। तो इसकी क्षमता भी क्या होगी? निगेटिव। ठीक, लेंस अगर उत्तल होगा तो हमारी क्षमता क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर लेंस अवतल होगा तो क्षमता निगेटिव होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस पर हम आप लोग को एक 2 न्यूमेरिकल करवा देंगे, फिर ये फॉर्मूला एकदम बढ़िया समझ में आएगा, इसका मतलब समझ में आएगा कि हाँ आखिर इसका मतलब है क्या। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नीचे आपको स्लाइड पे दे रखा होगा क्वेश्चन। 5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1-2 नंबर में हमेशा आता रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। वैसे भी फार्मूला बताया इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सोचा कि लाओ करवा दें, और अभी बहुत क्वेश्चन करवाएंगे आपको। जो न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ है उसमें हम आपके लिए 60 से 70 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। पहले आपको ये देखना है कि लेंस कौन सा है? हमारा उत्तल है। और अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है। तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। ये हमारी है 5 मीटर। ठीक, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? क्षमता। P हमें फाइंड करना है। और फार्मूले आपको 2 मैंने जो बताए ये अभी देखिए लिखा हुआ है
यदि हमारी फोकस दूरी मीटर में होगी तो P इज इक्वल्स टू 1/f होगा। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो P इज इक्वल्स टू 100/f होगा। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो मीटर में दे रखी है, ठीक, मीटर में, इसलिए हम ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लगा रहे हैं। P इज इक्वल्स टू 1/f, f है कितना 5, तो आप इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2, और मेन चीज़ ये आपको लिखना है डायोप्टर मात्रक। कितना इजी था, केवल भाग ही करना था। अगर भाग नहीं आती तो फिर कोई बात ही नहीं। क्या मैंने f की केवल वैल्यू पुट की, आंसर आ गया हमारा 0.2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता 0.2 डायोप्टर हुई। देखिए अगर आप लोग कभी चश्मा बनवाने गए होंगे टेस्ट करवाने, तो ऐसे डॉक्टर साहब एक ऐसे लेते हैं ना, नोट्स एक लेंगे पर्चा, और उस पर ऐसे 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 बना देते हैं, ऐसे लिख देंगे +2.5D -1.6D। इसका मतलब ये हुआ कि दाएं साइड में, राइट साइड में हमारा जो क्षमता होगी लेंस की वो -1.6 डायोप्टर की, और लेफ्ट साइड की 2.5 डायोप्टर की, उस किसमें प्लस में। इसका ये मतलब होता है, ठीक। जो गए होंगे चश्मा वश्मा टेस्ट करवाने उन्होंने देखा होगा इसे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की बात हो रही है, तो अब अवतल लेंस की हमारी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता P ज्ञात करना है। अब देखो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो ये वाला फार्मूला 100/f हो जाएगा, और अगर मीटर में रहेगा तो 1/f होगा। तो देखिए 100 और अपॉन में -20, इससे ये कैंसिल, 2 5 जा 10, तो हमारा ये आया -5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, ठीक। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर के करीब 50 से 60-70 न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आप लोग को करवाऊँगा। 2-3 बुक्स के और कहीं बाहर से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आप लोग के लाऊंगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ बहुत प्लीज़ देखना, उसे देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।